हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज ओझा और आपका स्वागत है वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं आज की वॉरियर्स ड्रिल 2020। ये देखिए, आज की वॉरियर्स ड्रिल 2020 में भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए, When Wordsworth Immortality Ode was first published in 1802, it had only। आपको बताना है, पहले क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही मैं आपको बता दूं। और बहुत लोग गलत करते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में भी गलत दिया है और बहुत सारे टीचर्स भी गलत बताते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये ध्यान रखिएगा, स्टैंजा 1 to 4 होगा। ओके, When Wordsworth Immortality Ode was first published in 1802, it had only 1 to 4 stanza। ध्यान में रखिएगा, इसको देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, कृपया भ्रमित ना हो। बहुत सी पुस्तकों में इसका उत्तर 1 से 5 दिया गया है, जो कि गलत है। बैंडी वर्ड्स, ये ईडियम है, इसका मतलब बताइए आप हमें, शीघ्र बताइए, सो दैट आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपको जल्दी से जो क्वेश्चंस डिलीवर करने हैं मैं डिलीवर कर दूं। बैंडी वर्ड्स का क्या मतलब होता है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर जिन लोगों के जवाब सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आर्ग्यू पॉइंटलेसली या रूडली, किसी मुद्दे पर बिना कुतर्क करना। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं, किसी मुद्दे पर पॉइंटलेसली रूडली बात करना, दैट इज़ बैंडी वर्ड्स। ये देखिए, बैंडी वर्ड्स टू आर्ग्यू और रैंगल, किसी मुद्दे पर तर्क वितर्क करना, कुतर्क करना या किसी मुद्दे पर झगड़ा करना। आई एम नॉट गोइंग टू बैंडी वर्ड्स विद यू, मैं तुमसे कुतर्क करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू बैंडी वर्ड्स विद यू। टू क्लिप वंस विंग्स, बताएं क्वेश्चन नंबर 3, टू क्लिप वंस विंग्स का क्या जवाब होगा, ये कौन सा ईडी, इसका मतलब क्या है। टू टेक केयर समवन, टू वीकन द पावर, टू आर्ग्यू, टू फॉरगिव। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो टू वीकन द पावर, टू क्लिप वंस विंग्स, अगर आप किसी के आप पंख काट देते हैं, इसका मतलब है आप उसकी ताकत को कमज़ोर कर देते हैं। लिटरल अर्थ से भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ये देखिए, टू क्लिप वंस विंग्स टू रिस्ट्रिक्ट पर्सन्स फ्रीडम और पावर, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसकी ताकत को रिस्ट्रिक्ट कर देना, कम कर देना, रोक देना। इन रूरल इंडिया पेरेंट्स जनरली क्लिप द विंग्स ऑफ देयर डॉटर्स, रूरल इंडिया में क्या होता है, ऐसे यूज करते हैं, इसको कैसे यूज करेंगे। इन रूरल इंडिया पेरेंट्स जनरली क्लिप द विंग्स ऑफ देयर डॉटर्स, रूरल इंडिया में, ग्रामीण परिवेश में आज भी महिलाओं के, खासकर बालिकाओं के पंख काटने की कोशिश की जाती है, उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय टी.एस. एलियट इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। पीजीटी वाले खासकर ध्यान दें इसको, एलटी वाले ध्यान दें। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा हुआ है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ये देखिए, चारों ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूँ। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है, तो ए बी सी डी में से कौन सा होगा आप बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसका जवाब दीजिए। टी.एस. एलियट के प्लेस को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जिन दोस्तों के जवाब डी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में डी जवाब देने वाले सब के सब सही कंसीडर किए जाएंगे। ये यहाँ पर देख लेते हैं। मर्डर इन द कैथेड्रल 1935, द फैमिली रीयूनियन 1939, द कॉकटेल पार्टी 1949, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953। If you are preparing for PGT, if you are preparing for NVS, KVS, then it is the most important question for you. From whose work did John Milton take the epigram of his Areopagitica? Okay? एपिग्राफ या एपिग्राम किस वर्क से लिया गया है मिल्टन की एरोपेजेटिका का आपको बताना है। देखिए, एपिग्राफ एपिग्राम अलग अलग चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए। ये पूछा गया है कि किस वर्क से मिल्टन ने जो एपिग्राफ है वो लिया है एरोपेजेटिका का, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है, तो यहाँ पर भी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, यूरिपिडस इज़ द राइट आंसर। इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो खास खास देखने वाली हैं। Epigraph is from Euripides' play. The suppliants also called the suppliant women. Epigraph कहाँ से, एपिग्राम नहीं, एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है। यूरोपिडस की जो प्ले है द सप्लायंट्स, जिसे द सप्लायंट वुमन भी कहा जाता है, वहाँ से इसका एपिग्राफ लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। This is true liberty, run his words on the little page of Areopagitica. When free-born men having to advise the public may speak free, which he who can and will deserve high praise, who neither
कैन नॉर्विल में होल्ड हिज पीस, व्हाट कैन बी जस्ट इन द स्टेट दैन दिस। कहने का मतलब इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया था इसमें। तो दिस कोट असर्ट दैट ट्रू लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि सच्ची स्वतंत्रता जो बोलने की स्वतंत्रता है उससे आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से आती है। अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी अनुच्छेद 19 में इन स्वतंत्रताओं का वर्णन है, आप ध्यान में रखिएगा। अब एपीग्राम क्या होता है? एपीग्राम शॉर्ट विटी सेइंग होती है। पहले एपीग्राफ तो आपने जान लिया क्या होता है। एपीग्राम क्या होगा? शॉर्ट विटी सेइंग होगी, अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया। अगर कोई कविता है एपीग्राम के रूप में, तो जो किसी आइडिया को एक्सप्रेस करे उसे एपीग्राम कहते हैं। एन एपीग्राफ, अब देखिए यहाँ तक तो हमने एपीग्राम के बारे में बताया। यहाँ से एपीग्राफ की बात करें, इज ए कोटेशन आर एक्सेप्ट दैट इज इंक्लूडेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक। अब जो एपीग्राफ होता है, किसी बुक की बिगिनिंग में एक कोटेशन दे दिया जाता है, उसे एपीग्राफ बोलते हैं। लेकिन एपीग्राम क्या है? शॉर्ट विटी सेइंग होती है, ये ध्यान में रखिएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एपीग्राम एंड एपीग्राफ। द स्लीपिंग रूम्स इन कॉलेज आर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। रेलवे में जो आराम करने के लिए, सोने के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन है रेलवे। अभी तक प्राइवेटाइज पूरी तरह से नहीं हुई है या होगी भी नहीं। और द स्लीपिंग रूम इन कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कॉलेज में या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो स्लीपिंग रूम होता है उसे क्या कहते हैं? पैंट्री कहेंगे, ड्रे कहेंगे, डॉर्मिटरी कहेंगे, कॉटेज कहेंगे। आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पर डॉर्मिटरी इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगेन आई वुड असर्ट द नंबर ऑफ सर्वेंट्स persons present with a person in authority, the number of servants persons present with a person of authority। मान लीजिए अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके साथ जो लोग चलते हैं, नौकर चाकर और भी लोग जो उनके साथ चलते हैं, तो कोई अथॉरिटेटिव व्यक्ति होता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा व्यक्ति हो, उसके साथ ये लोग, उसका पूरा लश्कर चले, तो उसे क्या बोलते हैं? उसके लश्कर को। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो ये बोलेंगे रेटिन्यू। ध्यान में रखिएगा, क्या बोलेंगे? रेटिन्यू। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8, फियर ऑफ बर्गलर्स। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंधमारों से, चोरों से जो डर होता है, रॉबर्स से जो डर होता है, बर्गलर्स से जो डर होता है, उसे कौन सी फोबिया बोलते हैं? बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में सिलेरोफोबिया इज द राइट आंसर। सिलेरोफोबिया फियर ऑफ बर्गलर्स, फियर ऑफ रॉबर्स होता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। नो गुड सिटीजन विल फ्लाउट द रूल्स ऑफ द रोड। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाउट? टेल मी द सिनोनिम ऑफ फ्लाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम ऑफ फ्लाउट? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसकॉन करने से हो जाएगा। डिसरिस्पेक्ट से मतलब है कि अच्छा जो सिटीजन है, अच्छा नागरिक है, वो कभी भी सड़क के नियमों की अवहेलना नहीं करेगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, फ्लाउट नहीं करेगा, स्कॉन नहीं करेगा। सिनोनिम बताना था, आइए देख लेते हैं। देखिए, फ्लाउट समथिंग टू शो दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द लॉ या फॉर अ लॉ। फ्लाउट करने का मतलब होता है आप ये दिखाते हैं कि आपको कानून की कोई इज्जत नहीं है, तो उसे फ्लाउट करना कहते हैं। बाई ओपनली नॉट ओबेइंग इट, क्योंकि आप खुलकर उसकी नहीं पालन कर रहे हैं, किसी नियम की आप अवहेलना कर रहे हैं और ओपनली शो कर रहे हैं कि यू डोंट गिव अ डैम, इट मीन्स यू आर फ्लाउटिंग। यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा? डिफाई करना हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। फ्लाउट का सिनोनिमस है डिफाई करना। It opens in 1880 with 18-year-old undergraduate Mark Lane studying art at Oxford and covering almost 30 years in the life and loves of Mark। ये किसकी बात हो रही, किस प्ले की बात हो रही है? द फ्यूजिटिव की, द रूफ की, द डार्क फ्लावर की, द पिजन की। किस, इस क्वेश्चन में एक थीम दे दिया है, क्रक्स दे दिया है कि किस प्ले से संबंधित है ये। इट ओपन्स इन 1880 विद 18-year-old अंडर ग्रेजुएट मार्क लेनन की बात होती है। 18 साल का अंडर ग्रेजुएट होता है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रहा होता है। एंड कवरिंग ऑलमोस्ट 30 ईयर्स इन द लाइफ ऑफ लव्स ऑफ मार्क। आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ पे हम डार्क फ्लावर की बात कर रहे हैं। डार्क फ्लावर किसके द्वारा लिखा गया है? हमें व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अबेल विटल इज अ कैरेक्टर इन, एलटी वाले ध्यान दें, खासकर पीजीटी वाले ध्यान दें। अबेल विटल कैरेक्टर कहाँ आता है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द मेयर ऑफ कैस्टब्रिज में आता है, आपको ध्यान में रखना होगा।
आज सूचना भी है कि एलटी का एग्ज़ाम और जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम जल्द होगा, और मैंने उसका स्टेटस भी लगा दिया है व्हाट्सएप पर, देख लीजिएगा आप लोग। और तैयार रहिए और रेडी रहिए, जैसे कि हमारा स्लोगन भी है, गेट रेडी टू फाइट। हमेशा एक योद्धाओं वाली स्पिरिट रखिए, जुनून रखिए, जज्बा रखिए। लेकिन दोस्तों, अंधा जुनून, अंधा जज्बा किसी काम का नहीं होता। इसलिए आपसे यह अपेक्षित है कि मेरे द्वारा बताई गई रणनीति के हिसाब से ही तैयारी को अपने धार दें। नहीं तो क्या होता है, मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, एक प्रधानमंत्री भी करता है, मेहनत तो मुकेश अंबानी भी कर रहे हैं, मेहनत तो एक गाँव का किसान भी करता है। मेहनत से सिर्फ नहीं होता, आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो मायने रखता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत कड़वी बातें हैं और आपको ये ध्यान में रखना होगा। स्मार्ट अप्रोच होगा, जल्दी सफलता मिलेगी। स्मार्ट अप्रोच नहीं होगा, आप रिसर्च कर लीजिए। शेक्सपियर 10 साल पढ़ाए जाएं तब भी कम हो जाएंगे। इसीलिए आपके लिए जो ज़रूरी है वही सिर्फ हम देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आपकी हम तानाशाही नहीं चलने देते, अपनी चलाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं। इसीलिए आपको एक कुशल मार्गदर्शक जरूर चाहिए, और कुशल मार्गदर्शन के क्षेत्र में द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश अग्रणी रहा है। बिना टीजीटी का भी अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर भी एमपी में, यूजीसी नेट में, केवी में कितने लोग सेलेक्ट हो गए। कारण ये है कि हमारी नीयत साफ है, कारण ये है कि हम सही दिशा में सही मार्गदर्शन देते हैं। हम कभी पुस्तकों को रिफ्यूट नहीं करते। वी डोंट अंडर एस्टिमेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स। टीचर्स का अपना इंपॉर्टेंस है, बुक्स का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक बुक में सारी चीज़ें पढ़ने वाली नहीं होती। क्या पढ़ना है और सबसे बड़ी बात क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, रग्बी चैपल इज ए पोम बाय अर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ। किसकी मेमोरी में लिखी? ये अब लिटरेचर का बहुत ही क्लीशे टाइप क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, अपने फादर की मेमोरी में लिखी थी, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द फीमेल कैरेक्टर डेलिया या डेलिला अपीयर्स इन, कहां पर ये अपीयर होती है? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। तो यहां सैमसन एग्नेस में अपीयर होती है अनडाउटेडली। क्वेश्चन नंबर 14, द गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन। जो मैकबेथ का अपराध बोध है, जो उसके अंतःकरण में, ये कहीं ना कहीं उसके मन में व्याप्त है कि मैं दोषी हूँ। गिल्टी कॉन्शियंस उसका कहाँ पर ये प्रकट होता है, कहाँ पर उसे आभास होता है कि नहीं मैंने गलत कर रहा हूँ, हत्याओं पे हत्या करवाए जा रहा हूँ, ये कहाँ प्रकट होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है। तो यहाँ पे बैंक्वेट सीन में ये प्रकट होता है, ध्यान में रखिएगा। डैगर सीन भी मैकबेथ में आती है, बैंक्वेट सीन भी मैकबेथ में आती है, पोर्टर सीन भी आती है, स्लीप वॉकिंग सीन भी आती है, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हु हैज अप्रिसिएटेड मिल्टन बाय सेइंग दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट मास्टर इन आवर लैंग्वेज ऑफ फ्रीडम विद इन फॉर्म। अब देखिए, ये किसने बोला मिल्टन के बारे में? ये प्रशंसा करते हुए मिल्टन के बारे में किसने कहा है कि वो ग्रेटेस्ट मास्टर इन आवर लैंग्वेज ऑफ फ्रीडम विद इन फॉर्म? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है। तो यहाँ पर ये किसने बोला है? टी.एस. एलियट ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कंपाउंड। कंपाउंड में बदलना है, बताइए। कमिंग टू मी अनीता डिलीवर्ड द लेटर, इसको कंपाउंड में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए, क्या होगा जवाब क्वेश्चन नंबर 16 का? अब देखिए, कंपाउंड में बदलना है तो सिंपली अनीता केम टू मी एंड डिलीवर्ड द मैसेज। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए, मेरे द्वारा दिया गया ऐप पर लेक्चर्स पड़ा हुआ है 2 घंटे 2.5 घंटे का, इसको देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ईजी है। कठिन कोई चीज़ उन्हीं के लिए होती है जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, जो भागना चाहते हैं, या 1-2 बार कोई चीज़ पढ़ के उससे ऊब जाते हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। चूँकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का ज़माना है, आपको कई बार पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा, चीज़ों को रिवाइज करना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेस्पिकेबल का सिनोनिम बताना है आपको। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेस्पिकेबल? लैमेंटेबल, ऑनरेबल, लोथसम, वैल्यूएबल। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें अगर, तो यहाँ पे लोथसम हो जाएगा। और डेस्पिकेबल का क्या अर्थ होता है? जो चीज़ बहुत अनप्लेजेंट हो या ख़राब हो उसे डेस्पिकेबल बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज़ जो बहुत ही अनप्लेजेंट है, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही एविल है, ओके, तो उसका क्या हो जाएगा? लोथसम हो जाएगा। हैज़ समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। बताइए क्या होगा? ABCD चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चौथा ऑप्शन जो है उसको और मैं ऊपर कर देता हूँ,
ओके, बताएं, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ पर सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय समवन। फैक्सिमिली का एंटोनिम बताना है। देखिए फैक्सिमिली क्या होता है, किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो यहाँ पर मिनिएचर, रिप्रोडक्शन, ये दोनों नहीं होंगे, रेप्लिका नहीं होगा, चूँकि सिनोनिम नहीं पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है। सिनोनिम पूछा जाता तो एक बार रेप्लिका पर हम विचार कर सकते थे। डिस्टिंक्शन यहाँ होगा, ये सेम समानता को दिखाता है, ये अलगाव को दिखाता है, डिस्टिंक्शन। आइए देख लेते हैं, इन वर्ड्स का पोस्टमार्टम करते हैं। फैक्सिमिली, फैक्सिमिली का अर्थ होता है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की हूबहू कॉपी। लेकिन डिस्टिंक्शन का क्या अर्थ होता है, डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, दो समान चीज़ों में जो अंतर होता है उससे डिस्टिंक्शन बोलते हैं। फैक्सिमिली किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो इस तरह एक दूसरे के एंटोनिमस हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। हु इज रेफरिंग टू मैकबेथ एज द डेड बुचर इन द प्ले। मैकबेथ को डेड बुचर किसने बोला है प्ले मैकबेथ में, आपको बताना है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं आपके क्वेश्चन सर किसी बुक से मिलते नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन खुद रिसर्च करते हैं, खुद बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम उठाते ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी कोशिश रहती है हम खुद बनाएं, क्योंकि क्वेश्चंस कट कॉपी पेस्ट कर देना, किसी इंटरनेट की साइट पे जाके उठा लेना, या जो बुक्स हैं कुछ उनसे उठा लेना, दैट्स वेरी इजी थिंग। वो चीज़ें हम तो वो सीधे बुक्स ही बता देते हैं आपको। हमारे यहाँ ऐप पर जो लोग भी आते हैं उनको बुक सीधे सीधे बताई जाती हैं, तो हमारा ये काम नहीं है। कोशिश हमारी रहती है कि मौलिक क्वेश्चन आपको दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ मैल्कम कहता है मैकबेथ को डेड बुचर, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये थे 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए, तैयारी करते रहिए, कुशल निर्देशन प्राप्त करते रहिए, कुशलता से स्किलफुली स्मार्ट अप्रोच के साथ तैयारी कीजिए, ट्रिक्स एंड कोड्स के साथ तैयारी कीजिए, और टॉपिक टू बुक वाले अप्रोच के साथ तैयारी कीजिए। और इन सब माध्यमों से तैयारी कराने के लिए, आपके स्मार्ट अप्रोच को और धार देने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। आप पूरी हेल्प ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ब्लेस यू ऑल।